गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा हम लोग आईआईटी में मोर कॉन्सेप्ट का यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज करेंगे केवल 5 साल का क्वेश्चन 1986 से 1990 तक। तो चलिए हम लोग आईआईटी का बिना लेट किए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग शुरू से लास्ट तक इसको जरूर देखिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है a molar solution is one that contains 1 mole of solute in। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे दिया बच्चों। आपको पता है मोलैलिटी, मोलर सॉल्यूशन माने मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है मोल बाई क्या? मोल बाई मोल किसका? सॉल्यूट का, और नीचे सॉल्वेंट का मास, यही ना, इनटू कितना? 1000। यानी कितने में हम देखते हैं? 1000। तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो पहला क्वेश्चन तो बच्चों ऐसे ही बहुत सिंपल दिया है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एन अननोन कंपाउंड of carbon, hydrogen and oxygen contains 69.77% carbon, 11.63% hydrogen and has molecular weight 86. It does not reduce as failing solution but forms a bisulfate addition compound and give a positive iodoform test. What is the possible structures of unknown compound? देखिए, पहला तो इस क्वेश्चन को 11th वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ये कंफ्यूज क्वेश्चन है। कंफ्यूज क्वेश्चन क्या होता है कि जिसमें दो चैप्टर्स 11th और 12th दोनों मिलाया जाता है। तो कुछ 11th के भी पार्ट्स हैं और 12th के भी। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि कार्बन दिया हुआ है एक कंपाउंड में 69.77%, हाइड्रोजन दिया हुआ है 11.63%, और बाकी देखिए दोनों ये मिलके तो 100 होगा नहीं, यानी कुछ न कुछ और होगा। क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन कुछ न कुछ तो और होगा। अच्छा, दिया तो है ऑक्सीजन। चलिए, ऑक्सीजन में दिया हुआ है, तो जब कार्बन हो जाएगा इतना और हाइड्रोजन हो जाएगा इतना, तो दोनों मिलके ये कितने हो जाएंगे? 6 1 7 और 1 8। नहीं, तो अब ये 6 कितना हो जाएगा? 18.6। तो ऑक्सीजन आ गया 18.6। तो ये आपको दे दिया है। अब क्या कर रहा है कि इसका मोलर मास है 86। तो चलिए, जो भी कंपाउंड है बच्चों उसका मोलर मास है 86। अब आपको जो कह रहा है वो 12th से कह रहा है कि it does not reduces failing solution but forms a bisulfate addition compound and give iodoform test। तो देखिए जरा, कह रहा है failing solution को ये रिड्यूस नहीं करेगा। इसका मतलब कि वो एल्डिहाइड नहीं हो सकता, क्योंकि एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। फिर कह रहा है इट फॉर्म्स बाइसल्फेट, मतलब वो क्या है? कीटोन हो सकता है, मैक्सिमम चांस है। फिर कह रहा है वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? COCH3। तो वो एक तो कीटोन में भी ऐसा हो सकता है, अभी हम आगे देखें। तो पहले आपको दिया हुआ है इतना, हम लोग क्या करेंगे यहाँ 69.77 बाई 12 11.63 और 18.6 बाई 16। तो पहले क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो इनकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये आएगा आपका 6.8, ये आएगा आपका 11.6 और यहाँ जो है 1.16 के आसपास आएगा। और जब इसका हम सिंपल रेशियो करेंगे, क्यों करेंगे आपको पता है ना, इंपीरिकल फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं। ये जो परसेंटेज देता है ना बच्चों, ये ग्राम होता है हकीकत में। तो ये क्या दिया है? ग्राम। और ग्राम में हम क्या कर रहे हैं?
मोलर मास से डिवाइड, तभी तो आएगा मोल। तो ये मोल आ गया हमारा, और मोल के बाद क्या करेंगे, इसी मोल को सिंपल रेशियो में देख लेंगे। तो मान लीजिए इसको हम लोग 1 करते हैं, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, इसका 10, और ये क्या हो जाएगा, ये होगा 5। ठीक है, तो ये सिंपल रेशियो हो गया। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे कंपाउंड का, C5H10O, इंपीरिकल फॉर्मूला। आइए जरा इंपीरिकल फॉर्मूला वेट देखें। तो इंपीरिकल फॉर्मूला वेट कितना होगा, ये हो गया 12, 25, 80 और 10 और 16, नहीं तो ये हो गया आपका, ये कितना हो गया, 12, 25, 60 में होता है, तो ये 86। संयोग से इंपीरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला दोनों ही बराबर हैं। तो इंपीरिकल फार्मूला ही मोलेकुलर फार्मूला है, यानी हमें कंपाउंड के बारे में पता चल गया कि कंपाउंड क्या है, C5H10O। और जैसा कि आप देख रहे हैं C5H10, तो देखने से ही क्या लगेगा, इसका Db कितना है, 1, तो इसका Db है 1, यानी एक डबल बॉन्ड होगा। ये तय हो गया कि कीटोन एल्डिहाइड में से कुछ न कुछ होगा। अब ये तो हो गया आपका कि ये C5H10, या तो ये कंपाउंड हो सकता है, यही ना। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, जरा देखिए, एल्डिहाइड नहीं होगा। तो जब एल्डिहाइड नहीं होगा तो हम इसकी बात ही हटा दें, तो ये क्या हो सकता है, कीटोन। अब कीटोन में भी क्या होगा, ऐसा कीटोन जहां COCH3 हो। तो आप जरा समझिए, अगर COCH3 है तो 2 कार्बन तो इसके यूज हो गए ना बच्चों, बचे कितने, 3 कार्बन, CCC। या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, यही दोनों में से कोई होगा। ठीक है, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बताइए कौन कौन से होंगे, तो आपका ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। ठीक है, तो ये 11th 12th मिक्स्ड क्वेश्चन है। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd, ये 88 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये तो आप लोग पहले भी देख चुके हैं, टेम्परेचर पे कब डिपेंड नहीं करेगा कंसंट्रेशन, जब उस कंसंट्रेशन टर्म में केवल मास हो। जैसे हम लोग जब मोलरिटी लिखते हैं तो मोलरिटी को क्या लिखते हैं, मोल बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इसलिए ये भी करेगा। नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम, ये भी करेगा। फॉर्मेलिटी फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम, ये भी करेगा। लेकिन मोलरिटी मोल बाई मास, इसमें वॉल्यूम नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया है। आइए अब देखते हैं 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन BaH2PO2 क्या है, BaH2PO2 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए जरा, बेरियम पे क्या होता है, बेरियम पे होता है 2+, तो इसके ऊपर क्या होगा, 2-। तो पहले तो ये जान लीजिए कि इसके ऊपर होगा 2-, नहीं तो 2-। ये लग रहा है ना कुछ मिसप्रिंटिंग है, क्योंकि यहाँ वोल्ट ट्वाइस होता है, जैसा हमें पता है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ वोल्ट ट्वाइस होगा। तो आइए Ba पे 2+, तो यहाँ क्या होगा, H2PO2 के ऊपर क्या होगा, 1-। अरे दोनों पे 1-1- होगा ना। अब इनका इसी का स्ट्रक्चर हमें देखना है। अगर इसके स्ट्रक्चर में दिक्कत हो तो इसको भी हटा दीजिए, माइनस को, यहाँ एक और हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, H3PO2। तो खैर इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं।
इतना तो पता है कि POOH कम से कम एक तो होगा ही होगा, नहीं? और एक हाइड्रोजन यही ना होता है H3PO2, लेकिन एक गायब है, तो यहाँ क्या करिए आप माइनस। अब आइए जरा देखते हैं फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो फास्फोरस पे +2, यहाँ करेंगे तो +1, लेकिन ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, फास्फोरस से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ क्या होगा -1 तो ओवरऑल क्या आ गया हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आया। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत कठिन नहीं है, +1 आ गया। अब जरा देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको आगे बढ़ाएं, आपको बना दिए होंगे तो रुक के बना लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है 88 का, और ये क्वेश्चन कर रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज हाफ ऑफ इट्स मोलिकुलर वेट, तो व्हेन इट कन्वर्ट्स टू, तो देखिए इक्विवेलेंट वेट क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट का हाफ, नहीं, इसका मतलब ये क्या है, n फैक्टर, क्या है, n फैक्टर। अब कह रहा है किसमें चेंज होगा कि n फैक्टर 2 हो, तो आइए जरा देख लेते हैं। यहाँ क्या है, एक है आपका Mn2O3, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या होगा +3, दूसरा कह रहा है MnO2, यहाँ होगा +4, तीसरा कह रहा है MnO2-, तो यहाँ क्या होगा +3, यहाँ क्या होगा 4 +3 तो होगा, और एक है MnO4-, तो ये हो गया +6, ठीक है। अब ये कह रहा है MnSO4 पे खुद क्या होगा चार्ज +2, अब ये +2 से कहां जाए, +2 से कहां जाए कि n फैक्टर हमारा 2 आ जाए, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि +2 से +4 में जाएगा तभी ना n फैक्टर 2 आएगा। अब +4 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए इस क्वेश्चन में भी बहुत दम नहीं है, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। MnO2, तो 5वां क्वेश्चन भी बहुत कठिन नहीं है। आइए देखते हैं 6th। बच्चों 6th क्वेश्चन कह रहा है, ये भी 88 का है। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि शुगर सिरप ऑफ वेट इतना कंटेन्स 34.6 ग्राम ऑफ शुगर, ओके। एक शुगर का सिरप है और टोटल सिरप कितना है बच्चों 214.2 ग्राम, और इसमें 34.2 ग्राम क्या है शुगर, सुक्रोज, नहीं। अब आपसे कह रहा है मोलैलिटी बताइए और मोल फ्रैक्शन बताइए। मेरे ख्याल से ये भी कठिन नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं मोलैलिटी क्या होता है, W होता है m, ठीक है। तो सॉल्वेंट को हम लोग ये बोलते हैं और इसको भी बोलते हैं सॉल्यूट को, यही ना। अब आइए जरा देखते हैं मोलैलिटी कैसे निकालें। W भी दिया है कितना 34.2, मोलर मास हमें पता है शुगर का 342, WA कितना होगा, तो जब टोटल मास दिया है और ये दिया है तो क्या माइनस कर लेंगे, तो नहीं निकाल लेंगे, बोलिए माइनस कर लीजिए ना। 0.2 तो ऐसे ही कैंसिल, ये 14 है और ये 180 है ना, तो ये 180 और ऊपर क्या है 1000, तो ये यहाँ गया कितना आया 10 और 10 10 10 10 10, तो आंसर कितना आ गया 10, नहीं गलत है क्या, सही है ना। यहाँ मोलर मास हो गया और ये 180 आ गया सॉल्वेंट का वेट, तो डिवाइड कर दिए। अच्छा 18 भी तो है यार, तो ये कितना होगा, यहाँ से आ गया ये 10, नीचे 2 0, तो 2 0 कैंसिल,
तो 10/18 सॉरी, तो 10/18 अच्छा ऑप्शन भी तो नहीं है, तो 10/18 आ गया और 10/18 कितना हो जाएगा 0.55 है ना। चलिए अब कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन बताइए। अब आप लोग सोचिए जरा, दोनों का मास पता है तो क्या हम मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे ना। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें? इसका मोल तो पता चल गया ना कितना 34.2 और नीचे 342 माने 0.1, तो 0.1/0.1 प्लस अब क्या देखेंगे हम वाटर के बारे में। वाटर कितना था 180 और नीचे 18, अरे वाटर का ही तो होगा, यानी वाटर भी पता चल गया 10, तो 0.1/10.1, तो यही हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, करीब 9.9 के आसपास आएगा। तो ये क्वेश्चन भी ठीक है, बहुत कठिन नहीं है। अब हम लोग चल रहे हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। ये भी सब्जेक्टिव है, तो जल्दी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो उसमें हम लोग थोड़ा ट्रिक भी लगाएं। देखिए ये क्या कह रहा है, N-butane is produced by monobromination of ethane followed by Wurtz reaction. Calculate volume of ethane at 20p required to produce 55 gram N-butane if the bromination takes place with 90% yield and Wurtz reaction is 85। बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि हमारे पास है इथेन, सबको पता है इथेन का अगर हम ब्रोमिनेशन कराएं तो ये बनेगा Br और HBr, तो पता है ना सबको। चलिए हम HBr नहीं लिख रहे हैं। अब अगर इस CCBr को हम सोडियम से रिएक्शन करें, जिसको हम लोग वुर्त्ज रिएक्शन कहते हैं, तो ये बनेगा ब्यूटेन बनेगा। तो अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि N-butane is produced by reaction, calculate volume of ethane at NTP। हमें कितना ब्यूटेन बनाना है 55 ग्राम ब्यूटेन बनाना है। तो पूछ रहा है इथेन कितना लगेगा, इसका वॉल्यूम बताओ। लेकिन जो शर्त है वो बड़ा जबरदस्त है। शर्त कर रही है ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस विद 90% यील्ड। यहाँ 90% ही मिल रहा है हमें, ठीक है, मशीन खराब है। और यहाँ कह रहा है 85% ही यील्ड हमें मिल रहा है। तो उस कंडीशन में आप बताइए कि क्या होगा, कितना लगेगा। आइए जरा देखते हैं। आप क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या है ये कह रहा है आपका, फिर से समझ लीजिए। इथेन है, ब्रोमीन से रिएक्शन करा है लाइट के प्रेजेंस में या हीट देके, तो ये बन गया इथाइल ब्रोमाइड। ठीक, अब ये भी अगर जो 11th के बच्चे मोल कॉन्सेप्ट समझ के देख रहे होंगे उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वैसा ही मिलेगा जो मिक्स्ड हो थोड़ा सा। ये ऑर्गेनिक से मिक्स्ड है, तो आपको पता है इथेन का ब्रोमिनेशन कराएंगे तो इथाइल ब्रोमाइड मिलेगा, और इसका 2 मोल लेके सोडियम से कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये बनेगा आपका ब्यूटेन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है 55 ग्राम ब्यूटेन चाहिए, तो बताइए इथेन कितना लें। तो बड़ा आसान है, अगर ऐसे रहता नॉर्मल तो हम लोग क्या करते हैं, ये 55 ग्राम, तो इसको क्या करते हैं हम लोग मोल में कन्वर्ट कर देते, और मोल में कन्वर्ट करते तो क्या कहते हैं, इसके 2 मोल से 1 मोल नहीं। अब फिर इसका मोल तो यहाँ से मोल देख लेते और यहाँ से पता करके ला देते। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ जो मिल रहा है 85% और यहाँ मिल रहा है 90%। ये 90% और 80% यील्ड का मतलब क्या होता है कि हमें अगर 100 मिलना चाहिए तो हमें मिल रहा है 90। मतलब कहीं न कहीं सॉल्यूशन में, माने मशीन में या जो भी कहिए रिएक्शन में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। अब आइए देखते हैं जरा हम लोग। यहाँ तक समझ गए आपको क्वेश्चन? ओके, ये क्या है 55 ग्राम एक्चुअल जो हमें चाहिए। ये क्या है हमें एक्चुअल जो हमें चाहिए। अब 85% मिल रहा है, तो जरा सोचिए कि थ्योरेटिकल यील्ड कितना होगा।
थ्योरेटिकल यील्ड कितना होगा? अब ये थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है जरा समझिए। थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब क्या होगा? किसका थ्योरेटिकल यील्ड? ऑफ ब्यूटेन। देखिए जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि हमारा मशीन है और वो हम 100 चाहते हैं तो 90 देता है, ठीक। तो अब मैं कहूं कि भाई मुझे 90 चाहिए, तो आप कहेंगे अच्छा तब 100 का सोच के करो तो 90 आएगा, क्योंकि 100 निकलेगा, माने 100 निकलना चाहिए तो हमें 90 मिलेगा। तो ये क्या है? थ्योरेटिकल यील्ड माने क्या हुआ? थ्योरेटिकल कल है ना, थ्योरेटिकल। तो अब जरा देखिए कैसे निकालेंगे हम थ्योरेटिकल यील्ड। 55 बाई कितना? 85% और इंटू 100, यानी कितना आ गया? 64.7। इसको सॉल्व करिएगा आ जाएगा 64.7 ग्राम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इतना अगर हम निकालते हैं तो हमें इतना मिलेगा। अब समझ रहे हैं ना? 85% है तो इतना, अगर इतना निकालने के लिए हम इधर से रॉ मटेरियल डालें तो हमें मिलेगा इतना ही, क्योंकि कुछ न कुछ खत्म हो गया, खराब हो गया, जो भी है। तो इतना। अब हम इसके लिए वहां जाएंगे, यही सोच के, इतना ही सोच के हम आगे जाएंगे। तो आइए जरा आगे हम चलते हैं और सोचते हैं कि कैसे क्या करें। तो आगे अब क्या करें हम लोग, किस तरह से इसको सॉल्व करें? तो यहां क्या है? 2 मोल। अरे जितना ग्राम चाहिए उसके हिसाब से इसका भी हम लोग करेंगे ना, और फिर आगे जाएंगे। तो आगे फिर कैसे करें हम लोग? तो यहां देखिए जरा, इसका मोलर मास कितना होगा? मोलर मास निकालिए। CH3CH2Br का 80, कार्बन का 24 और हाइड्रोजन का 5, कितना हो गया? 9। और इसकी जरूरत पड़ेगी क्या? अच्छा ऐसे सोचिए, अभी इसको भी छोड़िए, आप इस तरह से सोचिए कि ब्यूटेन का मोल कितना होगा? 55 ब्यूटेन का कितना होगा मास, मोलर मास? 12 चौका 48 और 10 58। तो 55 नहीं ना, हमें कितना चाहिए? ये मिल एक्चुअल क्या है? 1 मिनट, 64.7 बाई 58। हाँ, इतना मोल हमें ब्यूटेन चाहिए, इतना निकलना चाहिए, तब इतना मिलेगा। तो ये कितना होगा मिथाइल ब्रोमाइड? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मिलेगा CCBr। ओके, तो चलिए CCBr हुए। लेकिन फिर आगे क्या कह रहा है कि वो भी 90% ही यील्ड है। तो क्या होगा? फिर से निकालिए। थ्योरेटिकली CCBr रिक्वायर्ड। तो कितना रिक्वायर्ड होगा थ्योरेटिकली? कैसे निकालें? तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से, या अभी इसको रहने दीजिए, यहीं करिए। 2 × 64.7 बाई 58, यही है ना? तो जो आएगा, अब हम लोग क्या करेंगे? इतना बाई 90% है ना, इतना, यानी इतना लेंगे तब हमारा वो मिलेगा। अब हमारा समझ में आ जाएगा कि कितना हमें चाहिए। लेकिन ये जो आएगा वो क्या होगा? अभी ग्राम। तो थोड़ा सा मैं कहिए आप लोग, तो कैलकुलेटर का यूज कर लूं थोड़ा, तो ऐसे अपने से भी किया जा सकता है। ये क्या है? 2 × 4 और 9, तो हमारा क्या आ जाएगा? 64.7, ठीक है, इंटू 10, नीचे क्या है? बाई
29 और ये 1/9 क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यही ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करें 30 अगर करते हैं, चलिए कैलकुलेटर से मैं इसको कर दे रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा। तो ये कह रहा है बच्चों 64 पॉइंट, मैंने इसको 64 पॉइंट नहीं कर दें इतना, और डिवाइडेड बाई 29 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ गया 2.47 और 9 मैंने 2.48, तो कितना आ रहा है 2.48। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2.48 ग्राम। तो इतना लेना होगा हमें इथेन, लेकिन फिर कह रहा है लीटर में, तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं दिया है तो एनटीपी पे ले लेंगे। अच्छा लिखा भी है एनटीपी, तब क्या है जब ग्राम है और ग्राम को हमें चेंज करना, लेकिन ये ग्राम नहीं है, यहाँ तो हमने मोल निकाले थे ना, ये मोल है बच्चों। तो जब हमें मोल पता चल गया तो हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा 2.48 और इंटू 22.4, नहीं तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ इथेन। तो इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका जितना आए आप लोग सॉल्व, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अब देखिए आपको ये नहीं करना है कि ये क्वेश्चन रट गए, आप ऐसा और भी क्वेश्चन हो सकता है कि जब कहे कि नहीं ये 85%, ये 90%, ये 20%, ये 50%, उसके ऊपर का भी ये कह सकता है, और तब कहेगा बताओ। तो आपको ये ध्यान रखना होगा जब भी हम ऐसा क्वेश्चन करें कि ध्यान रखना होगा कि आपको ये एक्चुअल कह रहा है, थ्योरेटिकल क्या करेंगे, थ्योरेटिकल में इससे निकालना होगा कि उसका 85% करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला ये 7th हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी थोड़ा सा देखने में लग रहा है बड़ा, इसको मिटा दूं। तो बच्चों 8th क्वेश्चन जो है ये 89 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X ऑन एनालिसिस गिव्स 24.24% कार्बन एंड 4.04% हाइड्रोजन। फर्दर सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ 1 ग्राम ऑफ X gives 2.9 gram of silver chloride with acidified silver nitrate solution. The compound X may be represented by two isomeric structures Y and Z. Y on treatment with aqueous potassium hydroxide solution gives a dihydroxy compound, while Z on similar treatment gives ethanol. Find out the molecular formula of X and give the structure of Y and Z. थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आराम से प्यार से देखेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले तो इस क्वेश्चन में क्या है मैं समझा रहा हूँ, लेकिन पहला तो ये बात है कि 11th वाले नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई 11th का बच्चा ये सोच के कि मोर कॉन्सेप्ट का हम पेपर देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को भी हटा देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसा है, इसको फ्यूज क्वेश्चन आप कह सकते हैं। फ्यूज माने जिसमें दो चीज लगे, दो कॉन्सेप्ट लगे, है ना, 11th और 12th का। पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड है X, मान लीजिए X कोई कंपाउंड है, ओके। इसमें जब एनालिसिस किया गया तो कार्बन और हाइड्रोजन दिखा, कार्बन दिखा 24.24% और हाइड्रोजन 4.04%, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, ये इतना परसेंट और ये इतना परसेंट, दोनों मिलके तो 100 है नहीं, तो कुछ न कुछ तो और होगा ही। क्या है अभी नहीं पता। अब कह इसका इसी X का हम सोडियम एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं, और कितना ये X ले रहे हैं 1 ग्राम। तो 1 ग्राम X लेके और हम कर क्या रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा रहे हैं, तो मिल रहा है हमें AgCl, और जो AgCl मिल रहा है वो है 2.90 ग्राम। देखिए
यहीं से क्वेश्चन अपना हिंट दे दिया। देखिए क्वेश्चन को पहले वाले आज के जो एडवांस आ रहे हैं ना उससे भी कठिन हुआ करते थे, वो बहुत एक दो पेज लग जाते थे। तो थोड़ा सा ध्यान से बस देखेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग कर भी लेंगे। तो इस बार बहुत चांस है कि इन सबसे आए भी क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, X जो है, जो भी हमारा कंपाउंड है उसका AgNO3 से रिएक्शन कराए सोडियम एक्सट्रैक्ट लेके। अब इसका इससे रिएक्शन कराए, उसमें Cl आ गया, इसका मतलब इसमें Cl होगा, यानी इसमें तीसरा क्या है, Cl। ये कितना है 22.24, ये कितना है 4.04, दोनों मिलके कितना हो गया 28.28। तो वो कितना होगा 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 100 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 71 पॉइंट कितना 72 ग्राम परसेंट। तो आइए अब क्वेश्चन कह रहा है कि X रिप्रेजेंटेड बाय 2 पोटेंशियल हाइड्रोक्साइड और ये हाँ ये देखिए क्वेश्चन देख के लग रहा है नहीं इन सब की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सब बेकार में दिया है। आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे करेंगे तो आप और हंसते जाएंगे और बहुत लंबा होगा। आइए मैं बता रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है X के दो आइसोमर हैं Y और Z। कह रहा देखिए the compound X will be represented by two isomeric structure Y and Z। Y को जब हम एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं एक्वस KOH से, तो क्या कह रहा है डाई हाइड्रोक्सी मिल रहा है, यानी यहाँ OH और यहाँ OH। अब ये कितना बड़ा है हमें पता नहीं, लेकिन Z को जब उसी एक्वस KOH से रिएक्शन कराया जा रहा है, कह रहा है कि सिमिलर ट्रीटमेंट गिव्स इथेनॉल। तो क्या बन रहा है इथेनॉल। बस अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा हमारा आंसर। कैसे इथेनॉल कब बनता है बच्चों, आपको पता है इथेनॉल जैसे ये CH3Cl है, आपको याद होगा एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है CH3OH, पता है ना। तो अगर ये CCClCl रहे और यहाँ अगर हम एक्वस KOH से रिएक्शन कराएं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CCOHOH। और आपको पता है ये कार्बन पे दो OH ग्रुप रहते नहीं हैं, वाटर बन के निकल जाएंगे, तो क्या बनेगा CH3CHO। तो अगर ये CH3CHO है तो ये क्या है CCCl2, तो इसको लिख दें हम CH3CHCl2। ओके अच्छा, अब ये क्या होगा, तो जैसी बात है ये बगल बगल में होगा, बगल बगल माने इसको कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड, इसको कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। तो जैसी बात है ये विसिनल होगा, जब दोनों आइसोमर है तो दोनों पे दो ही कार्बन होंगे, तो ये क्या होगा ClCl। तो क्या इसके बारे में भी पता नहीं चल गया, इसके बारे में भी। और जब ये पता चल गया तब कह रहा है X का फॉर्मूला बताओ, तो X का फॉर्मूला यही तो होगा क्या C2H4Cl2। तो हमें तीनों पता चल गया X Y और Z, बिना वो ऊपर वाला जो भी दिया है उसके बिना, मतलब बिना उसको सॉल्व किए। अगर उसको सॉल्व करते तो यहाँ से इंपीरिकल फॉर्मूला लाते, इंपीरिकल फॉर्मूला लाने के बाद इंपीरिकल फॉर्मूला हमारा आता CH2Cl। फिर हम देखते हैं कि यहाँ तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन है तो हाइड्रोजन भी दो, क्लोरीन भी दो, फिर ये फॉर्मूला लाते और फिर आगे मेहनत करते जिसकी जरूरत ही नहीं है। बहुत सुंदर और ट्रिकी क्वेश्चन अब भी आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं देखने, 9th क्वेश्चन। तो जरा देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 9th क्वेश्चन कह रहा है an equal volume of reducing agent is titrated separately with 1 molar KMnO4 in acidic, neutral and alkaline medium. The volumes of KMnO4 required are 20 ml in acidic, 33.3 ml in neutral and 100 ml in alkaline media.
Find out the oxidation state of manganese in each reduction product. Give the balance equation for all the three half reaction. Find out the volume of 1 molar K2CR2O7 consumed if the same volume of reducing agent is titrated in acidic medium. चलिए आधा तो अभी बाद में देखेंगे, इतना लंबा है, पहले आधा देखते हैं। जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, जो इंफॉर्मेशन दिया है पहले एक जगह लिखिए और फिर सिस्टमैटिक धीरे धीरे सोचिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इसीलिए होते हैं कि आप देखें और छोड़ दें कि अरे इतना कठिन लग रहा है देखने में। देखिए क्या कह रहा है, आपके पास कोई रिड्यूसिंग एजेंट है और वो रिड्यूसिंग एजेंट वो कह रहा है कि एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम और बेसिक मीडियम, ठीक है, तीनों से जो है वो KMnO4 से जिसकी मोलरिटी है 1 मोलर, तो ये KMnO4 से रिएक्शन हो रहा है जो 1 मोलर है, यही कह रहा है 1 मोलर KMnO4। लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम आ रहा है बच्चों वो है 20 ml, यहाँ जो आ रहा है वो 33.3 ml और यहाँ जो आ रहा है वो 100 ml है। इतनी बात को कह रहा है, फिर से समझ लीजिए कि रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो जब रिएक्शन किया जा रहा है KMnO4 से एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में, तो इक्वल वॉल्यूम है, यहाँ भी उसका उतना ही वॉल्यूम है जितना यहाँ, लेकिन अलग अलग वॉल्यूम KMnO4 के लग रहे हैं। तो कह रहा ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का बताइए सब में। देखिए पहले तो आप बिना इसके भी कर सकते थे, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। बैन किस चीज पे बॉन्ड, बैन आई लीव यू, ठीक है, आई में कितने वर्ड हैं, लेटर मतलब 3, इसमें 5 और इसमें 3, तो बेसिक मीडियम, बैन माने बेसिक, बेसिक में 1, एसिडिक में 5 और न्यूट्रल में 3, ये n फैक्टर होते हैं। आप इससे अगर चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, जरा देखिए कैसे। KMnO4 है, KMnO4 का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 दूनी 8, 7। तो जब एसिडिक बेसिक मीडियम की बात आएगी तो 7 से कहां जाएगा, 1 की चेंजिंग आएगी तो 6 में जाएगा, यहाँ कहा जाएगा 2 में जाएगा और यहाँ कहा जाएगा 4 में जाएगा। तो आप समझ जाइए कि एसिडिक में क्या होगा, 7 से जब 1 कम, एसिडिक में Mn6 प्लस होगा, एसिडिक में Mn6 प्लस, बेसिक में Mn2 प्लस और न्यूट्रल में Mn4 प्लस आएगा। ये हो गया आंसर। लेकिन आइए चूंकि इंफॉर्मेशन दिया है तो हमें उससे भी करना चाहिए, तो आइए हम लोग जरा इससे भी देखिए कि क्या कहना चाह रहा है। आइए जरा देखिए, अगर मान लीजिए एसिडिक में हमें नहीं पता n फैक्टर, हम n फैक्टर n1, n2 और n3 कर दे रहे हैं, ऐसे ही ले ले रहे हैं, या Na, Nn, Nb जो भी आपको करना होगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अगर इनका मिली इक्विवेलेंट हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट होता क्या है बच्चों, मिली इक्विवेलेंट होता है वॉल्यूम इनटू n, माने Nv क्या होता है, n इंटू v, और n को क्या लिख सकते हैं, n फैक्टर मोलरिटी इंटू v, यही ना, ओके। तो आइए जरा हम तीनों के मिली इक्विवेलेंट के बारे में बात करें। मिली इक्विवेलेंट, मोलरिटी तीनों में क्या है, 1 1 1, तो मोलरिटी की बात ही हटाइए, हमें क्या देखना है, n फैक्टर और वॉल्यूम। तो n फैक्टर और वॉल्यूम यहाँ क्या करेंगे, 20n1, यहाँ कहेंगे 33.3 n1, सॉरी n2, और यहाँ कहेंगे 103। बोलिए ये तीनों क्या है, मिली इक्विवेलेंट, तीनों मिली इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल। बोलिए इक्वल होना चाहिए कि नहीं, अरे जब ये इक्वल है तो ये तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए ना। हाँ, अब हमें n1 n2 निकालना है। आइए जरा सोचते हैं, थोड़ी बुद्धि लगाते हैं क्या हो सकता है। देखिए
इसको मैं कर दे रहा हूं, अगर मैं इसको करता हूं 1, मतलब 20 से डिवाइड कर दिया, तो इसको भी 20 से करिए, तो 33/20। तो ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं, 33/20 है ना, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 5/3, 5/3। कैसे? अगर 20 को, जो नीचे 20 है उसको हम 21 कर देते और 33 को 35 कर देते, तो 5/। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम जानते हैं n फैक्टर जो है वो इसका एक अगर पर्टिकुलर निकाल रहे हैं तो n फैक्टर 1 2 3 4 ही होगा, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 5n3। अब आपको निकालना है n1 n2 और n3 की वैल्यू। तो देखिए जरा, n1 की वैल्यू अगर 5 है, ठीक, n1 की वैल्यू 5 है, तो n2 कितना होगा? तो जरा देखिए, यहाँ 5 रखिए, तो n2 कितना हो जाएगा? 5 कैंसिल 3, और ये कितना हो जाएगा? 1 होगा ना। तो चलिए, आपको पता चल गया कि कितना कितना वो है n फैक्टर, हमने वही कहा था। अब देखिए ये, अच्छा एसिडिक मीडियम में 5 आ रहा है वहाँ, अच्छा वहाँ भी तो एसिडिक मीडियम में ही 5 है ना, बीच में था, ठीक है। तो आप देखिए उस वही 5 3 1 आया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना आसान है तीनों में, हम ऐसे निकाल सकते हैं जो निकालेंगे। अब एक नया क्वेश्चन उसमें और दे रहा है, K2Cr2O7 कह रहा है 1 मोलर K2Cr2O7, एक मिनट, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर K2Cr2O7 कंज्यूम्ड if the same volume of the reducing agent is titrated in acidic medium। अगर रिड्यूसिंग एजेंट भी उतना ही वॉल्यूम ले रहे हैं एसिडिक मीडियम में, ओके, तो K2Cr2O7, तो बताइए इसका वॉल्यूम तो दोनों का मिले इक्विवेलेंट बराबर कर दीजिए। नहीं, एसिडिक मीडियम में ये कह रहा है, तो एसिडिक मीडियम में यहाँ हमने क्या निकाल लिया, एसिडिक मीडियम में कितना है 100 ml, नहीं तो 100 ml। इधर क्या निकाल लीजिए, क्या होगा, K2Cr2O7 का n फैक्टर कितना होता है 6 होता है। अच्छा, इसका वॉल्यूम हमें नहीं पता K2Cr2O7, और मोलरिटी दिया है 1, तो वॉल्यूम निकल नहीं जाएगा, 100/6 कितना आ जाएगा, जो है आ गया, ठीक है। तो कभी कभी बड़े क्वेश्चन आते हैं। चलिए 89 है, एक और होगा, 2-3 क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों ये 10th क्वेश्चन है, और 10th क्वेश्चन कह रहा है, पहले इसको पुराने वाले को हटाऊं, देखिए हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगे, कुछ लगे कि ये तो बहुत कठिन है, नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन सब कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग जरूर करिए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है मिक्सचर ऑफ H2C2O4 यानी ऑर्गेनिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीडेट, मतलब NaHC2O4 weighing 2.02 gram was dissolved in water and the solution made up to 1 liter. 10 ml of the solution required 3 ml of 0.1 normal sodium hydroxide solution for complete neutralization. In another experiment, 10 ml of the same solution in hot dilute sulfuric acid medium required 4 ml of 0.1 normal potassium permanganate solution for complete reaction. Calculate the amount of H2C2O4 and NaHC2O4 in the mixture. तो बच्चों थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी मैं बताया था, पहले क्या करिए आप लोग कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो एक जगह नोट करिए, फिर धीरे धीरे सोचिए, आ जाएगा। आइए देखिए जरा क्या क्या कह रहा है
कह रहा है हमारे पास क्या है, H2C2O4 और क्या है, NaHC2O4 और दोनों मिलके कितना है, 2.02 ग्राम। ठीक है, अच्छा जी। अब ये कह रहा है कि इसको हमने क्या किया, वाटर में इसमें पानी डाले और पानी डाल के इसको क्या किया हमने, 1 लीटर बना दिया। ठीक है, अब कह रहा है 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये जो 1 लीटर है, इस 1 लीटर में से हमने 10 ml सेपरेट किया और क्या देखा कि इसका जो 10 ml है, इससे 3 ml 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इससे रिएक्शन कर रहा है कितना, 0.1 नॉर्मल और क्या है बच्चों, 3 ml। ठीक है, देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्यों कहता हूं कि सॉल्यूशन से पहले रिडॉक्स रिएक्शन जरूर पढ़िए। है 0.1 नॉर्मल 3 ml कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ओके, तो इसको अभी हम लोग यही यहाँ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब दोनों का मिली इक्विवेलेंट बराबर हो गया। अब आगे सोचते हैं जरा, इन अनदर एक्सपेरिमेंट 10 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन। ओके, यानी इसको तो हम रखे थे और रखे ही थे। अब कह रहा है एक सेकंड सॉल्यूशन है, 10 ml of the same solution in hot dilute sulfuric acid medium। अच्छा, यानी एसिडिक मीडियम, ये क्या कहना चाह रहा है, एसिडिक मीडियम, और पोटेशियम पर मैग्नेट से रिएक्शन हो रहा है। तो क्या हिंट देना चाह रहा है, एसिडिक या पेन फैक्टर 5। ओके, तो एसिडिक मीडियम में ये क्या कह रहा है, 4 ml और 0.1 नॉर्मल जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, 4 ml 0.1 नॉर्मल। अब कह रहा है कैलकुलेट अमाउंट। अब दोनों का अमाउंट बताना है मिक्सर में कितने कितने हैं, इसमें ये कितना है, ये कितना है। आइए जरा आराम से हम लोग सोचें। क्वेश्चन आप लोग समझ गए, एक बार मैं फिर समझा दूं क्योंकि अभी तक तो मैं समझा था। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि वी हैव H2C2O4 एंड NaHC2O4 और दोनों मिलके कितने हैं, 2.02 ग्राम। ओके, अब उसमें हमने वाटर डाल के उसको 1 लीटर कर दिया। उस 1 लीटर में से हमने 10 ml लिया और 10 ml इतने NaOH से कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। फिर उसी का 10 ml लिया और देख रहे हैं इतने KMnO4 से कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। अब कह रहा है कि दोनों के बारे में बताइए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ें। देखिए हम मान लेते हैं कि इस 10 ml में हमारे H2C2O4 का, इस 10 ml में ध्यान से सुनिएगा, 10 ml में क्या है, 2 चीज है, एक है H2C2O4 और एक है NaHC2O4। मान लेते हैं इसके हैं x मिलीमोल और इसके हैं y मिलीमोल। बोलिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमने मन में मान लिया कि 10 ml में ऐसा है। अब जरा सोचिए, अगर हम मान ले रहे हैं x मिलीमोल, तो इसका मिली इक्विवेलेंट इक्वल होगा, इसका मिली इक्विवेलेंट इक्वल होगा। जरा देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है। अभी मैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट कर रहा हूं, इसको सेकंड। अभी मैं फर्स्ट के बारे में बात कर रहा हूं, फिर सेकंड के बारे में। तो फर्स्ट के बारे में क्या है कि 10 ml है और इतने मिलीमोल्स हैं। ठीक है, तो क्या करें हम, इसका पहले क्या देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे n फैक्टर। तो रिएक्शन किससे कर रहा है, NaOH से। NaOH से रिएक्शन कौन करेगा, जो एसिड होगा वही नहीं करेगा, तो वही करेगा जो एसिड होगा। तो आइए जरा देखते हैं कि किस तरह से इसको करें।
तो हम मान लिए हैं इसमें H2C2O4 कितना है x और ये कितना है y। इसमें एसिड के कितने हैं, n फैक्टर कितना होगा 2 और इसमें कितना होगा 1 होगा ना। तो ठीक है 2 होगा मिलीमोल 2 into x। आपको पता है ना n फैक्टर into n इसी को कहते हैं हम लोग क्या, इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो ये मिलीमोल अगर हो जाएगा तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट n into n। तो चलिए 2x प्लस इसका n फैक्टर 1 तो केवल y। तो दोनों के इधर के मिली इक्विवेलेंट हो गए। अब उधर के मिली इक्विवेलेंट 0.1 into 3 बोलिए, चलिए 0.3। अब सेकंड में अगर सोचें तो सेकंड में देखिए ये है KMnO4। KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ कौन रिड्यूस होगा, H2C2O4 है और NaHC2O4 है। तो क्या होगा यहाँ n फैक्टर 2C2 है। जान लीजिए C2O4 किस में टूटता है, CO2 में। तो हमेशा उसका n फैक्टर, आप ट्रिक जान लीजिए कि ऑक्सीडेट में हमेशा उसका n फैक्टर जितने कार्बन होते हैं उतना ही n फैक्टर होगा। तो इसका n फैक्टर 2, यहाँ भी n फैक्टर 2। तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 2y और क्या लिखेंगे बच्चों 0.1 into 4। तो ये आ गया 0.4। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से x और y निकालना चाहूं तो क्या मैं निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे, सेकंड से फर्स्ट में माइनस कर दीजिए, ये दोनों गायब, यहाँ आएगा y। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.1 और जब y आ जाएगा तो क्या हम x नहीं निकाल लेंगे, x भी आ जाएगा और x भी कितना आएगा, वैल्यू रखिए x 0.1 और 0.1 ना, y आ गया 0.1 तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.2, 2 से डिवाइड होगा, दोनों आ गया 0.1 0.1। चलिए तो हमें पता चल गया दोनों के मिलीमोल्स कितने हैं, 0.1 मिलीमोल 0.1 मिलीमोल, दोनों के इक्वल हैं 10 ml में। अब आगे सोचते हैं 1 लीटर में कितने मोल होंगे, ये तो मिली मोल है तो मोल कितने होंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे क्या, तो मोल कितने होंगे 1000 से डिवाइड करेंगे और ये कितने में है 10 ml में, तो 1 लीटर में कितने होंगे। तो आइए जरा देखते हैं मोल ऑफ क्या H2C2O4 in 1 लीटर कितने हो जाएंगे, देखिए जरा 0.1 डिवाइडेड बाई कितना, पहले इसको मोल में कन्वर्ट करें तो 1000 से करेंगे और फिर ये 10 ml में है तो अब क्या करेंगे, वो 1 लीटर में करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तो कितना आ जाएगा 0.01 मोल, कितना आएगा 0.01 मोल। ये आप लोगों को लाइट आ रहा होगा ना, ये 1000 है बच्चों, ठीक है। तो मुझे आशा है यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से आपको H2C2O4 का मोल निकल गया तो उसी तरह से एग्जैक्ट उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग NaHC2O4 का भी निकाल लेंगे और वही आएगा, इसके दोनों का सेम है ना, तो दोनों ही कितने आएंगे 0.01 मोल 0.01 मोल। तो चलिए हमें मोल पता चल गया, तो मोल पता चल गया तो क्या ग्राम नहीं निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे 0.01 मोल। तो इसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अरे मोलर मास से डिवाइड करके। H2C2O4 का मोलर मास कितना होता है 90, तो 90 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 ग्राम, कितना आएगा 0.9। तो एक क्या हो गया 0.9 ग्राम, तो दूसरा क्या हो जाएगा, वैसे भी निकाल सकते हैं या दूसरे को भी देख लीजिए, इतना मोल, इसका मोलर मास NaHC2O4 का मोलर मास
1.12 ग्राम। ठीक है, वैसे भी ये आ गया तो ये तो निकाल ही लेंगे, तो हमारा आंसर आ गया ये कितना है 0.9 ग्राम और ये कितना है 1.12 ग्राम, दोनों मिलके कितने हो गए 2.02 ग्राम। तो यही हमारा क्वेश्चन था बच्चों कि दोनों को सेपरेट बताइए कितने कितने होंगे, ये आप लोग कर लेंगे। बोलिए कोई यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बेटा उसको एक बार देख लीजिए ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग पढ़ते रहिए, अगर पढ़ पा रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि a solid mixture 5 ग्राम consisting of lead nitrate and sodium nitrate, ठीक है, was heated below 600 degree centigrade, ये भी ठीक है, until the weight of residue was constant, okay. If the loss in weight is 28%, find the amount of lead nitrate and sodium in mixture। देखिए जरा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कि लेड नाइट्रेट के साथ क्या है सोडियम नाइट्रेट, ओके, और ये दोनों मिला के कितने हैं 5 ग्राम। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब कह रहा है इसको हम गर्म कर रहे हैं 600 पे और तब तक गर्म कर रहे हैं जब तक कि जिसको उड़ना हो सब गायब हो जाए, यानी जो बचे क्या कह रहा है until the weight of residue was constant, तब तक हम गर्म कर रहे हैं। जब गर्म कर लिए जिसको उड़ना है उड़ गया, जो भी हो गया, उस समय हम क्या देख रहे हैं कि लॉस हो गया इसके मास में 28% का इसके मास में लॉस हो गया। अब कह रहा है बताइए ये कितना था और ये कितना था। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आपको इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कैसे, अगर हम गर्म कर रहे हैं 600 तक तो क्या होगा, तो क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा लेड नाइट्रेट है बच्चों उसको गर्म करने से क्या होता है और जो हमारा NaNO3 है इसको गर्म करने से क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या बनता है PbONO2, ठीक है, और O2 क्या बनता है PbONO2 और O2। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। हाफ इसलिए कर दिया, यहाँ 1 मोल से हम लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेड ना सोडियम नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो ये पता होना चाहिए NaNO2 और O2। तो ये दोनों अगर आपको पता है तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। इसके बाद क्या पता होना चाहिए, हमें मोलर मास निकालना आना चाहिए। तो मोलर मास हमें निकालना आना चाहिए कि लेड नाइट्रेट का मोलर मास कितना होगा। आप जब निकालेंगे तो लेड नाइट्रेट का मोलर मास आ जाएगा 330, मैं निकाल के रखा हूं। सोडियम नाइट्रेट का 85, ओके। अब आगे इतना अगर आपको पता है तो फिर आप आगे सोच सकते हैं। यहां PbO बन रहा है, PbO का मोलर मास इतना और NaNO2 का मोलर मास 69। अब आइए जरा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें कि ये क्या कर रहा है। वेट लॉस कितना है बच्चों 28%। वेट लॉस कितना है 28%। तो हमने अगर हमें वेट लॉस निकालना है, वेट लॉस तो हम लिए कितना है 5 ग्राम और 5 ग्राम का कितना कह रहा है 28%, यही कह रहा है। तो 5 ग्राम का 28% हम निकाल देंगे। आपको पता है 28 5 जा 140, तो 140 by 100
1.4 ग्राम। तो आपको क्या पता चल गया, 1.4 ग्राम क्या है, इसके वेट में लॉस हुआ है। अब जो 1.4 ग्राम लॉस है वो क्यों है, O2 के वजह से है और NO2 के वजह से, जो O2 NO2 सब उड़ गया उन्हीं सब के उससे है। तो बचा कितना, लेफ्ट रेसिड्यू कितना बचा, 5 लिए थे, 1.4 खत्म हो गया तो 3.6 ग्राम बचा। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा अब देखिए, मान लीजिए हमारा लेड नाइट्रेट x ग्राम था, मान लीजिए हमारा लेड नाइट्रेट कितना था, x ग्राम। तो हमें पता है, जरा समझिए कि ये अगर 330 ले रहे हैं तो कितना बचेगा, 222। ये अगर 330 इतना अगर ले रहे हैं तो इतना ही बचेगा ना, बाकी तो उड़ जाएंगे। तो अच्छा 330 अगर लेड नाइट्रेट, मैं लेड नाइट्रेट को Ln लिख रहा हूं, तो 330 अगर, चलिए लिख दे रहा हूं मैं, कंफ्यूजन हो। तो अगर 330 ले रहे हैं तो बचा कितना, 222 ग्राम। तो अगर मैं x लिया हूं तो कितना बचेगा, 222 बाई 330x। बोलिए यही बचेगा। उसी तरह अगर मैं ये कहूं कि, अब जरा यहां आइए, कहां गया दूसरा वाला, ये 85 ग्राम अगर हम लिए हैं NaNO3 तो कितना बच रहा है, 69 ग्राम बचा NaNO2। तो अगर ये x लिए हैं तो NaNO3 अपने आप कितना हो जाएगा, 5 माइनस x। अरे टोटल 5 ही है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस x। तो ये कितना होगा, 69 बाई 85 इंटू 5 माइनस x ग्राम। बोलिए ये क्या है, बचा हुआ अमाउंट। ये क्या है, बचा हुआ अमाउंट। ये भी क्या है, बचा हुआ अमाउंट। तो क्या बचे हुए अमाउंट को ही तो हम कह रहे हैं रेसिड्यू। तो अगर हम दोनों को ऐड करें, अगर हम 2 2 2, यही है ना बच्चों, x बाई 330 और 69 5 माइनस x बाई 85, अगर दोनों को मैं ऐड करूं तो कह रहा है कि कितना बचा, निकाल भी चुके हैं 3.6। तो क्या ये 3.6 नहीं आएगा, बोलिए। तो 3.6 आएगा और यहीं से हमें क्या करना है, हमें निकाल लेना है x। तो ये क्या जाएगा 5 माइनस x। तो x क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट। तो आप जो एक बार सॉल्व करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है लेड नाइट्रेट 3.3 ग्राम। तो ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 3.3 ग्राम ये आ जाएगा। तो दूसरा वाला अपने आप ये लेड वाला है ना। तो लेड नाइट्रेट जब आपका आ जाएगा तो सोडियम नाइट्रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा कितना, 1.7। तो 1.7 ग्राम है ना। तो क्वेश्चन में बहुत वो नहीं है दब, लेकिन सुंदर है। बस दिक्कत क्या है कि थोड़ा सा गुणा भाग ज्यादा करना पड़ेगा आप लोगों को। बाकी कॉन्सेप्ट समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं, दो चीज को मिलाए ऐसे ऐसे हुआ, तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 90 का क्वेश्चन था, देखें और कोई क्वेश्चन है कि लास्ट है, ये 12 है, 13 है। अच्छा चलिए, अभी 12 है और 13, दो ही क्वेश्चन है इसमें। तो आइए आगे बढ़े, इसको मिटा दें, आप लोग एक बार देख लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 93 H2SO4 W/V। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.84 ग्राम पर ml। ओके, मिटा दें। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो डायरेक्ट नहीं है कि आप देखें फॉर्मूला पे रखे और आ गया। थोड़ा सा आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा हर क्वेश्चन में।
यहाँ भी आप देखिए तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक तो परसेंटेज W/V दिया है, परसेंटेज W/V कितना दिया है, परसेंटेज W/V 93%। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 100 ml है तो उसमें 93 ग्राम है, 93 ग्राम इन 100 ml। ओके, और दूसरा कह रहा है डेंसिटी दिया हुआ है, और डेंसिटी भी कितना दिया है 1.84 ग्राम पर ml। तो ये क्या कह रहा है 1 ml में 1.84 ग्राम। तो अच्छा, अगर हम 100 ml की बात करें कि 100 ml में कितना, तो आप कहेंगे 100 ml में 184 ग्राम। 100 ml में ये कितना है 93 ग्राम, 100 ml में ये कितना है 184 ग्राम। कोई बात नहीं, हम लोग आगे सोचते हैं कि ये कह क्या रहा है। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो आप मोलेलिटी बताइए। आइए, सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर, बताना क्या है मोलेलिटी। ओके, कैसे करें बच्चों, मोलेलिटी का फॉर्मूला पता है क्या सबको, पता होगा। मोलेलिटी क्या होता है WB/MB WA 1000। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आइए जरा देखते हैं WB कितना हो गया 93 ग्राम, यही तो है H2SO4, तो कितना हो गया 93। इसका मोलर मास कितना होता है 98। अब WA माने वाटर का मास कितना होगा, इसमें वाटर का मास कितना होगा, चलिए आप लोग जल्दी सोचिए, थोड़ा सोच लीजिए। देखिए ये क्या कह रहा है 100 ml में 184 ग्राम है। क्या है ये, डेंसिटी किसका दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का। तो पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ml में 184, उसमें H2SO4 कितना है 93। तो यार 100 ml में ये भी है, 100 ml में ये भी है, ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूट है। तो क्या हम इसमें से 93 माइनस कर लें तो जो बचेगा वही ना हमारा वाटर होगा, बोलिए। तो वाटर कितना हो गया 91 ग्राम, बोलिए, ठीक है। और यहाँ 1000 तो हम लोग फॉर्मूला में लिखते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बस इसी को आप 93/98 × 91 जो भी है इसी को सॉल्व कर लीजिएगा और आपका जो आंसर आ जाए वही आंसर होगा। आप मान के चलिए अगर मैं इसको 100 कर दूं और 100 कर दूं तो 100 से 20 कैंसिल, तो इसको जब मैं थोड़ा बढ़ाया हूं तो इसको मान लीजिए मैं 90 कर दूं, इसको 90 कर दूं तो ये 930/90 10, तो 10 के आसपास कुछ आएगा, जो भी आए 10 और 11 के बीच में जो आंसर आए आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से फिर देखिए कि अगर ये मान लीजिए ऐसे नहीं दिया रहता, ये पर ml नहीं दिया रहता, पर लीटर दिया रहता, तो क्या करते, तो हम लोग निकालते कि 100 ml में, ये तो परसेंटेज था ना, तो ये तो 100 ml में ही रहेगा। अगर लीटर दिया रहता तो 1000 ml में इतना, तो 100 ml में कितना, है ना। तो हम लोग निकाल लेते और फिर कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। आइए अब और कोई क्वेश्चन देखें। चलिए ये अभी इस क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 नॉर्मेलिटी दिया है बच्चों, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ रहा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ रहा है। देखिए दो उपाय है, एक तो जो ट्रेडिशनल मेथड है कि नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ दोनों का डेफिनेशन देखें फिर करें, और एक अगर आपको H2O2 याद है, थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू, किसी को याद है 5.6 नॉर्मेलिटी, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो 5.6
नॉर्मलिटी दिया है 1.5, तो क्या हो जाएगा 90 और 15 और 9 80 क्या होगा 4 है ना, और 8.4 आ जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और एक ऑप्शन दिया है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है ना। तो बच्चों ये हमारा 86 से 90 तक 5 साल का पेपर ये आईआईटी का पूरा होता है ना। आप लोग खूब ध्यान से ये देखिए, ये आप ही लोगों के लिए है। हो सकता है कि आप लोगों को वैसे ही मिले तो आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई फ्री में मिल गया है आराम से, लेकिन आप ये मत सोचिए। इसको खूब बढ़िया से कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, और जैसे ये क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन पहले लिखिए, पॉज करिए, आराम से उसको सॉल्व करिए। देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो सब आसानी से हो जा रहा है। पहले खुद से सॉल्व करिए, फिर नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन देखिए, है ना। और इसको अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए भी। और अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए। थैंक यू बच्चों।